करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आप मेरी वेबसाइट खोलेंगे ayazaslam.com। इस वक्त हम 301 टू 400 वर्ड्स को याद करने की कोशिश करें। जिन लोगों का आज फर्स्ट डे है, बस वो ये कंसीडर करें कि आज आपने जो याद करना है, आज आपका जो पहला वर्ड है वही आपका आज पहला दिन है, वहां से आपने स्टार्ट करना है। पीछे क्या हो गया, लोगों ने क्या याद किया है, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो फर्स्ट डे फर्स्ट वर्ड, और इसी तरह यू विल कीप ऑन मूविंग। अच्छा जी, वोकैबुलरी बिल्डर्स पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप खुद से करते हैं मतलब क्लास के बाद, वोकैबुलरी बिल्डर्स पे हैं, यहाँ पे 301 टू 400 वर्ड्स लिखे हुए। हमारा जो फर्स्ट टारगेट है दैट इज अंडरस्टैंडिंग 500 वर्ड्स। उसके बाद वी शैल मूव ऑन टुवर्ड्स 600 टू 1000 वर्ड्स। सो दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल्स, ठीक है, दिस इज बेसिक, दिस इज रूडिमेंट्री इफ यू रियली वांट टू गेट ऑन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये जो वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं, ये CSS की तैयारी के लिए, आइल्स के अंदर 9 बैंड्स के लिए, PT एकेडमिक के लिए, टॉफल GRE इंटरनेशनल के लिए ये ज़रूरी है। अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो एक और मेथोडोलॉजी में आपको बाद में उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। हमने 50-50 वर्ड्स के बंडल्स बनाए हुए हैं। 50 वर्ड्स को डिस्कस करते रहेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट 50 वर्ड्स की तरफ चले जाएंगे और फिर एक दफ़ा सारे रिवाइज करेंगे। रिवीजन आपकी थोड़ी सी रोज़ाना होती रहेगी। तो रोज़ाना रिवीजन के सिलसिले में आपसे अगर आज कोई वर्ड भूल भी गए तो कोई बात नहीं। अच्छा, अब आपने करने ये कि फ्लैश कार्ड्स बनाने। कार्ड क्या बनाने, एक पेज ले लें, उसके आप कोई 8-10 पीस बना लें। हर पीस के ऊपर एक वर्ड लिखें, ठीक है ना। जैसे ये फेसेंट वर्ड है, आपने लिख लिया फेसेंट, उसकी बैक साइड पे उसके सिनोनिम्स लिख लें, एक उसका बना लें आप सेंटेंस। अब आपके पास वो 50 वर्ड्स का बंडल है। आप एक एक वर्ड देखते जाए, आपको पता है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। जो वर्ड आए उसका मीनिंग आपके जेहन से निकल गया है, बैक साइड पे उसका मीनिंग भी देखें और उसका सेंटेंस भी देखें। उसके बाद उसको बंद करके फिर आप आगे की तरफ मूव करते जाएं। 50 आपके कंप्लीट हो जाएं। अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट 50, उससे नेक्स्ट डे नेक्स्ट 50। हर रोज इट विल टेक ओनली 2 मिनट्स, 3 मिनट्स की एक्टिविटी है, लेकिन इससे आपकी वोकैबुलरी बहुत पावरफुल हो जाएगी। इस क्लास लेने के साथ साथ ये एक्टिविटी आपने करनी है। यू विल सी दैट इन डेज यू विल इम्प्रूव। अच्छा, अब जब मैं यहाँ पे आपको लिखवाऊँ न्यू वर्ड्स तो उनको लिख लें, वर्ड्स को उनके सिनोनिम्स लिखें, एंटोनिम्स लिख लें। एक पेज पे 2 वर्ड्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आपके पास एक रजिस्टर है, बड़ा रजिस्टर है, उसके ऊपर एक पेज, हाफ पेज पे एक वर्ड को लिखें, नीचे लाइन लगा के दूसरे पेज को उसकी पिक्चर बनाने की कोशिश करें, उसके सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें, उसके सिनोनिम्स लिखने की कोशिश करें, उसकी प्रोनाउंसिएशन को 5 दफा, 10 दफा, 15 दफा, जितनी दफा हो सकता है आप उसको बोलने की कोशिश करें। इस तरीके से वो वर्ड आपको याद हो जाएगा और सही इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की तरफ आए। आज के वर्ड्स को हम करते हैं, उसके बाद लास्ट जो 12 वर्ड्स हैं, 8 वर्ड्स हैं, उनको भी हम लोग रिवाइज करेंगे। अच्छा जी, आज का जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज IG, इग्नोमिनी। इग्नोमिनी, ठीक है जी। IGNOMINY, ये नाउन है। और नाउन जो नाम होता है, नाउन के सामने लिखने नाम। जब भी कोई आपसे पूछे व्हाट इज नाउन, सिंपली से नेम। अब इसकी आगे काइंड्स कितनी है वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना पता हो नाउन इज इक्वल टू नेम। ये नाम है इग्नोमिनी। पब्लिक एम्बैरेसमेंट, अगर किसी को एम्बैरेसमेंट हो रही है पब्लिकली तो उसको हम लोग इग्नमी इग्नोमिनी ये कहेंगे। The incumbent party experienced the ignominy of total defeat in the last election। ठीक है ना। इनकम्बेंट का वर्ड लिख लें ऑब्लिगेटरी, लाजमी, INCUMBENT, लेकिन जो वर्ड है आज का वो इग्नोमिनी है। They suffered the ignominy of defeat, ठीक है ना, उन्हें एम्बेरसमेंट हुई हार की वजह से, जो पब्लिक। एक्सक्यूज मी सर। अच्छा, ये वाला जो नीचे वाला सेंटेंस है ये लिखें, ये सिंपल है, आसान है याद करने के लिए। एक सेकंड बेटा, महजबीन मैं आपका क्वेश्चन सुनता हूँ। ignominy, they suffered the ignominy of defeat, write down। उर्दू में इसका मीनिंग लिख लें रुसवाई, बेइज्जती। उर्दू में भी लिख लें
एक कोई पिक्चर बना लें जहां से आपको याद रहे कि ये। अच्छा, आप अपनी जिंदगी का कोई वाकया सोचें जहां पे आपको कभी एम्बैरेसमेंट फील हुई हो, ठीक है, किसी ऐसी जगह पे आपको बुरा थोड़ा सा लगा हो। मेरी जिंदगी में कुछ वाकयात हर बंदे की जिंदगी में होते हैं कि वी फील एम्बैरेसमेंट, ठीक है। अच्छा, दे सफर्ड द इग्नोमिनी ऑफ डिफीट। उसके बाद आ जाए फ्रेजेस। अच्छा, जो इस तरह के वर्ड्स है ना, आपने अकेले नहीं याद करने, इग्नोमिनी नहीं याद करना, आपने याद करना है इग्नोमिनी ऑफ डिफीट, ignominy of scoring nothing in the section, in this section, ignominy of scoring, इस सेक्शन में स्कोर हासिल ना करने की पशेमानी, शर्मिंदगी, पशेमानी एक एहसास का नाम है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे होते हैं जो टेंजिबल नहीं होते। हवा को हम महसूस कर सकते हैं, हवा टेंजिबल है। इसी तरह दरवाजा है, ये भी नाम है किसी चीज का। लेकिन एक कोई जैसे विजडम है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसी चीजें जिसको हम छू नहीं सकते, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, वो उनके जो नाम है, जैसे ट्रुथ है, लाए है, जस्टिस है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये इग्नोमिनी भी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। डिसग्रेस, शेम, ठीक है। इसका जो एंटोनिम है दैट इज ऑनर और हाई रिस्पेक्ट। अच्छा, इसके जो फैमिली वर्ड्स हैं ये भी लिखे हैं साथ जी, इग्निमिनसली और इग्निमिनस। और ली वाले जो वर्ड होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। लिख लें एडवर्ब, फिर मैं बताता हूँ कि एडवर्ब होता क्या है। ये दो वर्ड इसके साथ लिखें, यानी एक वर्ड के साथ ये वाला भी दूसरा वर्ड आप साथ लिख लें, IGNOMINIOUSLY। ये जी आपका फर्स्ट वर्ड हो गया। दे सफर द इग्निमिनी ऑफ डिफीट। इग्निमिनस ये एडजेक्टिव होगा, ली वाला जो सा है ये एडवर्ब होगा। बहरहाल इसके सामने एडजेक्टिव लिख लें, इसके सामने आप एडवर्ब लिख लें। जी आप बोलो बेटा, महाजबीन क्या पूछ रही हो? सर मुझे बस एक वर्ड का मीनिंग पूछना था। इनकम्बेंट सेंटेंस में यूज है। इनकम्बेंट का मतलब ये है रूडिमेंट्री, लाजमी, ऑब्लिगेटरी, ठीक है ना, ओके। नेसेसरी, इंडिस्पेंसिबल, ये सारे इनकम्बेंट पार्टी, एक्सपीरियंस्ड। अच्छा जी, ये जी वर्ड हमारा फर्स्ट वर्ड हो गया। जिन लोगों का फर्स्ट डे है आज, उसका फर्स्ट वर्ड इग्निमिनी हो गया, ठीक है। ये हाई साउंडेड वर्ड्स हैं, ये आमतौर पे आप लोगों से नहीं सुनेंगे। बट व्हाट आई वांट, एटलीस्ट स्पीक वन वर्ड इन वन कन्वर्सेशन, इन वन रिटन डिस्कोर्स और इन वन स्पोकन डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का वर्ड भी साथ लिख लें जी। डिस्कोर्स अभी मैंने बोला है, डिस्कोर्स का मतलब है कोई भी चीज लिखी हुई या बोली हुई, यानी एनी पीस ऑफ राइटिंग, DISCOURSE, ये भी अनकॉमन वर्ड है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स राइटिंग, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, ये MA इंग्लिश में MPhil के अंदर एक सब्जेक्ट होता है। डिस्कोर्स, मैंने एक बात, एक तकरीर की तो वो भी एक डिस्कोर्स है। मैंने कोई आर्टिकल लिखा तो वो भी एक डिस्कोर्स है। मैंने एक एसे लिखा तो वो भी एक डिस्कोर्स है, ठीक है। तो ये सारे डिस्कोर्स हैं, चाहे वो लिखी हुई हालत में है, ये बोलते हुए हम लोग बात करते हैं, वो डिस्कोर्स होता है। तो आज हमने 3 वर्ड इस एक वर्ड में सीख लिए। एक तो इग्नमी, इग्नमी, इग्नमनी के जो से आपके वर्ड्स हैं, क्या कहते हैं उनको, जो फैमिली वर्ड्स हैं, जो रिलेटेड वर्ड्स हैं, उनको सीखा। और उसके बाद हमने ये सीखा कि इनकम्बेंट क्या कहते हैं। और तीसरा वर्ड जो हमने सीखा वो डिस्कोर्स क्या है, एक वर्ड के साथ ये 3 वर्ड्स आपके साथ, इनको साथ साथ लिख लें ताकि आपको ये वर्ड्स भी ज़हन में आ जाए। बहरहाल जो मेन वर्ड है वो इग्नोमिनी है। अच्छा, उसके बाद आप नीचे आए, यहाँ पे देखें, इसके एंटोनिम में ऑनर है, हाई रिस्पेक्ट है, ठीक है जी। और इग्नोमिनी ऑफ डिफीट ये लाजमी लिखना है आपने। चलें जी नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल, ठीक है जी। टेबल नहीं बोलना, टेबल। जैसे कंफर्टेबल है ना, कंफर्टेबल, जिसे कंफर्टेबल कहते हैं आप लोग। ये जरा देखिए, मैं वर्ड लिख रहा हूँ, COMFORTABLE। अक्सर लोग इसको बोलते हैं कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, टेबल से आगे टेबल कर लेते हैं, TABLE। एक तो 3 वर्ड्स आप जेन में रखिएगा। एक वर्ड है पी, इसको बोलना है फ, इसकी साउंड क्या है फ। एक है टी, इसकी साउंड क्या है थ। एक है
सी या के, जिसको हम क कहते हैं ना, इसकी साउंड है ख। तो जब भी ये वर्ड्स किसी भी सिलेबल के स्टार्ट में, यानी कि अगर वर्ड के हम हिज्जे करें ना तो 3 हिज्जे बनते हैं, कम फॉर टेबल, कम फॉर टेबल। तो इसे कंफर्टेबल नहीं कहने, इसको बोलना है कंफर्टेबल, 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 कंफर्टेबल। ख से, काफ से नहीं, खे है की बनी खे, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। ठीक है, इसी तरीके से इम्यूटेबल, इम्यूटेबल, इम्यूटेबल जी। म्यूटेबल का मतलब है जो चीज तब्दील ना हो, अनचेंजेबल, ठीक है, नॉट चेंजिंग, अनेबल टू बी चेंज, दैट कैन नॉट बी चेंज, दैट विल नेवर चेंज, ठीक है, इम्यूटेबल। नीचे देखते हैं जी, दिस डिसीजन शुड नॉट बी सीन एज इम्यूटेबल। ये जो फैसला कर लिया गया ऐसा है जैसे ये अटल है, ऐसा है जैसे अब ये तब्दील नहीं होगा, ठीक है ना। कुरान पाक में है कि अल्लाह ताला के की बातें तब्दील नहीं होती, चेंज नहीं होती, जो कलमात अल्लाह ताला फरमाते हैं वो सेम रहते हैं। Some people regard grammar as an immutable set of rules. बाज लोग जो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामेरियंस है ना, जो पुराने बाबे हैं जो कि अंग्रेज के दौर में हुआ करते थे, या अभी भी एक ग्रुप है, वो कहते हैं ग्रामर के रूल नहीं आप चेंज कर सकते, जो मर्जी हो जाए। तो ठीक है, अब आप लिखें एन इम्यूटेबल सेट ऑफ रूल्स, ये लिखें फ्रेज के अंदर, एन इम्यूटेबल सेट ऑफ रूल्स, या इम्यूटेबल सेट ऑफ रूल्स लिख लें, एन इम्यूटेबल लॉ। सम पीपल रिगार्ड, उसके बाद द लॉज ऑफ फिजिक्स आर एज्यूम्ड टू बी इम्यूटेबल। ये जो सेंटेंसेस है ना, इसको लिख लें, और उसके बाद अगर आपसे सेंटेंस नहीं बनते तो जैसे द लॉ ऑफ फिजिक्स है आर एज्यूम्ड टू बी इम्यूटेबल, तो लॉ ऑफ फिजिक्स की जगह पे लिखें द लॉ ऑफ केमिस्ट्री, द लॉ ऑफ मैथ आर एज्यूम्ड, एज्यूम्ड की जगह लिख लें सपोज्ड। तो कोशिश करके एक जो सेंटेंस है उस तरह का खुद से बनाने की कोशिश करें नीचे, बेशक उसके सिनम्स चेंज कर लें, लेकिन उससे मिलता जुलता सेंटेंस, 2 सेंटेंसेस, 3 सेंटेंसेस बनाएं। जब आपके हाथ से निकलेंगे ना सेंटेंसेस, फिर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यू कैन यूज इट इन योर कन्वर्सेशन एंड इन योर राइटिंग रिटन डिस्कोर्स, ठीक है जी। चलें जी, उसके बाद आए जी सिनोनिम्स क्या, अनचेंजेबल, फिक्स्ड और रिजिड। फिक्स्ड, अनचेंजेबल, रिजिड। इसका एक और लिख लें स्टबर्न, स्टबर्न कहते हैं जिद्दी को, STUBBORN, स्टबर्न। इम्यूटेबल जी। रिदा, पहला वर्ड क्या था? इग्नोमिनी, इग्नोमिनी, इग्नोमिनी। और दूसरा वर्ड क्या है? इम्यूटेबल, इम्यूटेबल। अच्छा जी, थर्ड वर्ड की तरफ हम आते हैं। हमने एक दिन में 4 वर्ड्स करने, और एक वक्त आएगा आपके बेतहाशा वर्ड्स आप पूरे 500 याद कर लेंगे, लेकिन इससे ज्यादा करेंगे तो आपके वर्ड्स माइंड में बैठेंगे नहीं, याद हो जाएंगे एक दिन में, तीसरे चौथे दिन जेहन से निकल जाएंगे। तो ये भी एक रिसर्च बताती है कि 2-3 वर्ड्स ही आप करें एक दिन में, अगर आप करना चाह रहे हैं मैक्सिमम 4-5 वर्ड्स, इससे ज्यादा ना करें। अगर करेंगे तो आपके दिमाग में बैठेंगे नहीं, फायदा कोई नहीं होगा, 3-4 दिन बाद सब भूले बैठे होंगे। impervious, 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 impervious। ट्राई टू स्पीक आफ्टर मी, impervious, ठीक है। माइक अपने बंद रखें लेकिन बोलने की कोशिश करें, impervious, बार बार बोलें इसको, impervious नहीं बोलना, impervious नहीं, impervious, impervious। आर जो सा ना ब्रिटिश इंग्लिश में साइलेंट होता है, जब ERORUR आ जाए ना तो फिर आपने र नहीं बोलना, impervious, impervious, impervious नहीं बोला। अमेरिकन इंग्लिश में र साउंड होता है, लेकिन उसमें भी स्ट्रेस नहीं देते, हम लोग तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे देते हैं। impervious, ये है ब्रिटिश इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन। इसका मतलब है जिसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, जिसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ना कर सके,
जैसे वो अनचेंजेबल था ना, इसके ऊपर डिफिकल्ट टू बी इन्फ्लुएंस्ड, नॉट अलाउइंग लिक्विड टू गो थ्रू। दो मीनिंग है जी इसके। एक तो मीनिंग ये है कि लिक्विड अगर आप पानी में डाल दें तो पानी उसके अंदर ना जा सके, और दूसरा इसका मतलब है कोई एक्सट्रीनियस वेरिएबल, गर्मी धूप छांव, उस पर असर ना कर सके। और ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ठीक है, सो दिस वर्ड इज एडजेक्टिव, दिस इज जी इम्पर्वियस। सर। जी जी बोलो। जी सर, जो इसका ये सेकंड मीनिंग है, नॉट अलाउइंग लिक्विड टू गो थ्रू, इसके लिए हम इसका सिनोनिम इम्पर्मिएबल भी यूज कर सकते हैं। इम्पर्वियस की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? इम्पर्मिएबल, इम्पर नॉट। अच्छा हाँ, ये भी सुन लें। बेसिकली दो तरह के सिनोनिम्स होते हैं। कुछ सिनोनिम्स होते हैं जो कि किसी दूसरे वर्ड की जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इनएविटेबल है, इंडिस्पेंसिबल है, एसेंशियल है, कंसीडरेबल है। ठीक है ना, इसके अलावा वैल्यूएबल है। कुछ ऐसे सिनोनिम, मतलब ये हम कुछ ऐसे होते हैं जो कि हम लोग अनसब्स्टिट्यूटेबल बोलते हैं, जो एक की जगह दूसरा नहीं, मीनिंग सेम होंगे लेकिन जैसे स्टबर्न है, और अभी जो हमने वर्ड पढ़ा ये इम्यूटेबल, ठीक है ना, ये दोनों सिनोनिम है आपस में, लेकिन एक दूसरे की जगह नहीं इस्तेमाल कर सकते। जैसे असैसिनेशन का मतलब होता है कत्ल करना, मर्डर का भी कत्ल करना, लेकिन एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल नहीं। जहां पे मर्डर लिखा है आप असैसिनेशन नहीं कर सकते। असैसिनेशन का मतलब होता है किसी पॉलिटिकल पर्सन का मर्डर करना, और मर्डर तो वैसे ही कत्ल होता है। एक होता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन होता है कि एक तो होता है ना कि एकदम आपको गुस्सा चढ़ गया, लोग सामने आ गए, गोलियां चल गई, बंदा मर गया, वो दैट इज मर्डर। ठीक है, कोई डाकू आ गया, उन्होंने कत्ल कर दिया। एक होता है कोल्ड ब्लडेड मर्डर, पहले सोचा कि हम इस बंदे को कत्ल करेंगे, उसका फिर आपने प्लान किया, या गवर्नमेंट ने सोचा कि इस बंदे को हमने हैंग कर देना है, उसका प्लान हुआ, तारीख मुकर्रर हुई, उस टाइम पे जाके उस बंदे को आपने मार दिया, दैट इज एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन को असैसिनेशन की जगह पे नहीं लिख सकते, असैसिनेशन को मर्डर की जगह पे नहीं लिख सकते, मर्डर को गन डाउन की जगह जगह पे नहीं लिख सकते। एक है जी स्टैब टू डेथ, एक है जी हैंग, किसी को कर देना। तो ये मतलब सबके कत्ल करना है, लेकिन एक वर्ड को दूसरी, और इसी को आइल्स में चेक किया जाता है। जो बंदा ये मिस्टेक करता है तो उसे कहते हैं कोलोकेशन इशू। आपकी राइटिंग में जो आप लिखना चाह रहे हैं, नई नई वोकैबुलरी सीखी है, अब आप उनको बेदरगे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दो दो वर्ड्स को इकट्ठे याद करें कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में और किस तरह इस्तेमाल किया हुआ है। जितनी अच्छी, मैं कहता हूँ आप 500 वर्ड्स को छोड़ें, आप 100 वर्ड्स याद कर लें सिर्फ, लेकिन उनका कॉन्टेक्स्ट आपको 100% पता हो कि इस तरह इसका जुमला बनना है और इस तरह मैंने इस्तेमाल करना है, तो यू विल गेट मोर मार्क्स। ठीक है, तो ये वर्ड्स सिनोनिम्स होते हैं, लेकिन ये सब्स्टिट्यूटेबल सिनोनिम्स बहुत कम होते हैं। जैसे इम्पैक्ट और इफेक्ट है, इन दोनों को आप एक दूसरे की जगह पे लिख सकती हैं। जहां पे इम्पैक्ट लिखना है वहां पे इफेक्ट भी लिख लें तो कोई मसला नहीं है, वो चल जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे अब एक ग्रैंडियर है, एक ह्यूज है, एक मैग्निफिशेंट है, एक है मेगा। ठीक है, एक बिग है, एक क्लोसल है, एक इनॉर्मस है। ये सारे सिनोनिम्स हैं, लेकिन किसी किसी जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं, किसी किसी जगह पे हम रिप्लेस नहीं कर सकते। उनकी जगह अपनी अपनी है, बस याद करने के लिए, ताकि इसका मीनिंग मिलता जुलता है तो आप इन वर्ड्स को याद कर लें। यही बात पूछना चाह रही थी आप? जी सर, बिल्कुल। अच्छा जी, she was impervious to his charm। ठीक है जी, she was impervious to his charm, वो इतनी ज्यादा मतलब कंटेन्ड है, खातून जो सी है, कि दूसरे बंदे का जो चार्म है उसके ऊपर कोई असर नहीं डाल रहा। he does glue bond with, ये बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है, glued to। ग्लू लगाते हैं ना, वो कहते हैं जी किसी के साथ जिस तरह adherent to है, चिपक जाना, इसी तरह glued to someone, वो उसके साथ चिपका हुआ है, उसके साथ इकट्ठा ही जुड़ा ही हुआ है, उसके साथ कनेक्टेड है। how does glued bond, ये भी glued to का भी एक्सप्रेशन लिख लें, मैं साथ लिख देता हूँ आपके, ये और तरह लिखा हुआ है यहाँ पे, glued to। ठीक है, तो किसी के साथ चिपक जाना। और इसका एक वो लिखे जी एडहेरेंट, एक लिखे स्टिक। ठीक है ना,
अच्छा जी, how does glue bond with impervious substances like glass and metal? बॉन्ड जो उनसी है वो किस तरह चिपक जाती है? ऐसे सब्सटेंस जैसे कि ग्लास है, मेटल है, उनके अंदर बाहर तो कोई चीज जा ही नहीं सकती, लेकिन ग्लू उनके साथ कैसे चिपक जाती है? ये क्वेश्चन है और ये सेंटेंस है। इम्पर्वस सब्सटेंस और इम्पर्वस पर्सनालिटी दोनों में लिख लें। इम्पर्वस सब्सटेंस, किसी चीज, सब्सटेंस कहते हैं कोई भी चीज है उसे सब्सटेंस कहते हैं, और पर्सनालिटी के साथ इम्पर्वस पर्सनालिटी लिख लें। He is impervious to criticism and rational arguments. वो उसको जो मर्जी आप कहते रहे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। He is impervious to criticism and rational argument. और जब भी आप उसे रैशनल आर्ग्यूमेंट देंगे तो तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रैशनल आर्ग्यूमेंट्स का क्या मतलब होता है अस्वा? तो कोई भी रैशनल एंड इरैशनल, इरैशनल मतलब नॉट फ्रेंडली, रैशनल जो कोई रैशनल, फ्रेंडली। हाँ हिरा बताओ आप, रैशनल आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? जी डॉक्टर सिद्रा आप बताएं। वैसे रैशनल का मतलब ये था कि मुनासिब या जिनकी कोई वैल्यू हो, रैशनल आर्गुमेंट्स जो किसी ठोस सबूत के साथ हो। हाँ जी हाँ जी, ये आखिरी वाली बात आपकी ठीक है। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, रैशनल आर्ग्यूमेंट जो किसी ना किसी लॉजिक पे बात कर रहे हो, यानी कि ऑथेंटिक, यानी कोई दलील वाली बात हो, ऐसी कि ऐसी हवा में बातें ना करी जाए, जिसके पीछे कोई ना कोई रैशनल हो, रैशनल आर्ग्यूमेंट। अक्सर रिसर्च में भी कहते हैं रैशनल बताएं आप, इसका क्या लॉजिक क्या है जो आप ये बात कर रहे हैं, जो हाइपोथेसिस है आपका, उसका रैशनल क्या है, ठीक है। तो रैशनल आर्ग्यूमेंट्स जो लॉजिक्स के, बेशक उसे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दें या क्रिटिसिज्म करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिन्हें लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देते रहें, जो मर्जी करते रहें, उनके भैंस के सामने बीन बजाते रहें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बाज लोग जो सुनते हैं, जहाँ पे वो रैशनल आर्ग्यूमेंट सुनते हैं, वो एकदम घबरा जाते हैं, ठटक जाते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देते हैं सच के सामने। और बाज लोग ऐसे होते हैं, वो जो मर्जी कहते रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली मल्टीपल रीजंस हैं, इसको छोड़ें, वापस आते हैं। ही इज impervious to criticism and rational arguments। उसके बाद आ जाइए impervious to something, impervious criticism, impervious personality, ये तीनों लिख लें। impervious, impervious to something, impervious to criticism, impervious personality, ठीक है जी। ये हमने तीन चीजें लिख ली। अच्छा जी, impervious, सॉरी। तो ये जी थी हमारे आज के 1 2 3। एक और चीज रह गई जी, लास्ट वर्ड। Impetuous. impetuous, Impetuous. ये जो झटके देते हैं ना, ये ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर होता है impetuous। जो अमेरिकन यूएस इंग्लिश है ना, उसमें आपको इस तरह के झटके नहीं नजर आएंगे। बाज़ जगहों पे वो स्ट्रेस देते हैं, बाज़ जगह पे इस किस्म का थोड़ा सा ना जर्क सा आता है उनकी लैंग्वेज के अंदर। impetuous, acting or done quickly and without thinking carefully about the, फटाफट कोई काम कर देना, ये ना सोचना इससे नुकसान होगा, फायदा होगा, क्या होगा, ठीक है ना। इसका जो एंटोनिम है दैट इज मेटिकुलस, थॉरो, डिटेल देखने वाला, पहले चीजों को समझना। अभी हमने पिछले दिन, कल परसों भी एक वर्ड किया है, that was basically gauche, hapless, girlless, fidelity, fatuous, fastidious। ये वाला जो है ना, fastidious भी इसका सिनोनिम है। fastidious, थॉरो, कहते हैं ही इज थॉरो जेंटलमैन, मतलब ये कि बरीक बरीक डिटेल्स देखता है। मेटिकुलस का मतलब ये बरीक बरीक डिटेल्स देखने वाला, ये इसका एंटोनिम है। इसका जो सिनोनिम्स है इम्पैचुअस के, वो है रैश, इम्पल्सिव, फटाफट जेन में आ कर दिया बगैर कुछ सोचे समझे।
अच्छा जी, likely to do something suddenly without considering the result of your action. सोचा ही नहीं कि आपके एक्शन से बनेगा क्या, but you did it immediately. The governor may now be regretting her impetuous promise to reduce unemployment by half. गवर्नर ने कहा था कि जी उसने अचानक प्रॉमिस कर दिया. पॉलिटिशियंस अचानक नहीं करते, जानबूझ के बड़े बड़े दावे कर देते हैं, उसके बाद फिर शर्मिंदगी होती है, हम लोग पूरा नहीं कर सके. An impetuous young woman, लिख लें, an impetuous decision, खाली नहीं वर्ड याद करना, impetuous, इसके साथ आपने वर्ड्स लगा के दो दो तीन तीन वर्ड्स को याद करें. चलें जी, आज के सेशन में हमने 4 वर्ड्स को देख लिया, इनके सिनोनिम्स को भी देख लिया, इनके सेंटेंसेस को आप बनाएं, लिखें, बाद में याद भी करें. और आज हम ईडियम करते हैं जी, आज लास्ट ईडियम, एक ईडियम करते हैं फिर हम. अच्छा जी, ईडियम हम कर रहे थे, दैट वाज लेसन नंबर 10 चल रहा था हमारा. जी फारूक साहब, आपने काफी लेट ज्वाइन किया है. सर असल में मैं अभी दफ्तर से घर पहुंचा ही हूँ, तो मैंने ऑन किया तो ये लेसन चल रहा था जी. अच्छा चलें, इसका ना आपने बाद में सुन लीजिएगा, बड़े आज इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे. ठीक है जी, ठीक सर. अच्छा जी, लास्ट इट बीट्स मी हमने किया है जी. कम ऑफ इट हमने किया आई एम डाइंग फॉर. आई एम डाइंग फॉर का मतलब है मैं इस चीज को हद से ज्यादा चाहता हूँ. आई एम डाइंग फॉर हैविंग अ कार. आई एम डाइंग फॉर व्हाट, ये भी. अच्छा, आज का जो है दैट इज फर्स्ट थिंग फर्स्ट. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. यहाँ पे ना किताब में मेंशन करता हूँ, उसको जरूर पढ़िएगा. Eat that frog alive. Eat that frog alive. ये बड़ी जबरदस्त किताब है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से मुतालिक. Eat that frog alive. Eat that frog, टाइम मैनेजमेंट. एक सेकंड मैं देखूं मैं टाइटल गलत तो नहीं बोल रहा. Eat the frog alive. Eat that frog है जी, alive आगे चल के इसमें आ जाएगा. Eat that frog, great ways to stop procrastination and get more done in less time. ठीक है जी, ये बुक है और बड़ी अच्छी किताब है, छोटी सी किताब है, डाउनलोड भी हो जाएगी, इसको अगर पढ़ सकते हैं लाजमी पढ़ें. प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं इल्तवा. मैं कल पढ़ूंगा जी, मैं परसों पढ़ूंगा जी, मैं 2 दिन बाद पढ़ूंगा जी, मैं 5 तारीख से आइल्स की तैयारी शुरू करूंगा जी, मैं अगले महीने स्टार्ट करूंगा जी, मैं सुबह से एक्सरसाइज करूंगा जी. इस तरह की बातें जो सी है ना, इसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन और प्रोक्रेस्टिनेटिंग. तो मेंढक को जिंदा खाना, ये इसका टाइटल है. थोड़ा सा मैं बता देता हूँ. वो कहता है जब आप अपने दिन का आगाज करें ना, तो सबसे मुश्किल काम ऐसा है जैसे मेंढक को जिंदा खाना. तो जो सबसे चैलेंजिंग एक्टिविटी है ना आज की, जैसे मैंने रीडिंग का एक पैसेज पढ़ना है, तो आप उसको सबसे पहले सेट कर लें. दैट इज ईट दैट फ्रॉग alive. The first things first, you say to show that what you think is most important thing should be done first before anything else. We have a lot to do this morning, but first things first. Let's open the mail. ईमेल खोल के हमने चेक करनी है, ये पहली चीज है. तो first things, थिंग नहीं बोलना आपने, things s लगा हुआ है फर्स्ट. ये जी आज का ईडियम है. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात कल होती है 6 बजे. अल्लाह हाफिज.